आइए देखते हैं कि वो एयरलाइंस जो कभी अपनी कौमों का मान हुआ करती थीं, आखिरकार हमेशा के लिए ज़मीन पर आग कैसे गईं। अक्सर ऐसा होता है कि एक कौमी एयरलाइन की कहानी दरअसल उस मुल्क की अपनी कहानी होती है, लेकिन तब क्या होता है जब ये कहानी एक शानदार लेकिन तबाहकुन हादसे पर ख़त्म हो जाए। इसको समझने के लिए हम 3 बिल्कुल मुख्तलिफ एयरलाइंस के उरूज व ज़वाल की ड्रामेटिक कहानियों पर नज़र डालेंगे। इनमें से एक तो अपने वक्त की सुर्खील थी, दूसरी कह लें कि एक भटका हुआ बेटा, और तीसरी तो सीधा सीधा एक डकैती का शिकार हुई। चलें शुरुआत करते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA से। ये एक ऐसी अलमनाक दास्तान है जो कभी फ़ख्र की अलामत थी, लेकिन फिर खुद ही अपनी तबाही के रास्ते पर चल पड़ी। सोचें, एक वक्त था जब PIA एक आलमी लीडर थी, इतनी काबिल एहतराम कि उसने आज की दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस को खड़ा करने में मदद दी, उन्हें तैयारे और ट्रेनिंग फराहम की। देखें, PIA का ज़वाल कोई एक दिन की कहानी नहीं है। ये कई दहाइयों पर फैला एक सुस्त जहर था, और इसकी शुरुआत हुई सियासी मुदाखलत से, जब मेरिट को छोड़कर ताल्लुकात की बुनियाद पर भर्तियां शुरू हुईं और एयरलाइन को गैर ज़रूरी अमले से भर दिया गया। और ये बदनवानी, ये करप्शन इस हद तक पड़ गई कि आखिर में कंपनी के पास अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने तक के पैसे नहीं थे। तो अपना काम चलाने के लिए PIA ने भारी कर्जे लेना शुरू कर दिए और यूं खुद को एक ऐसे मालियाती घड़े में धकेल दिया जहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन जो आखिरी कील ताबूत में ठोंकी गई वो 2020 के एक अलमनाक हादसे के बाद लगी, जब हुकूमती तहकीकात में पायलट्स के बारे में एक ऐसी चौंका देने वाली हकीकत सामने आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। इस इंकिशाफ का नतीजा क्या निकला? यूरोप, बरतानिया और अमेरिका ने फौरन अपनी फ़ज़ाई हुदूद में PIA पर पाबंदी लगा दी। इसकी बैनुल-अक़वामी साख बिल्कुल तबाह होकर रह गई, और फिर हुकूमत के पास इसे बेचने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, जिसका नतीजा एक दिल दहला देने वाली कीमत की सूरत में निकला। तो असल बात यह है कि दहाइयों की तारीख और विरसे के बाद एयरलाइन को उसके कर्जों के मुकाबले में एक बहुत ही मामूली रकम पर बेचा गया और रियासत के हाथ तकरीबन कुछ भी नहीं आया। अच्छा, जहां PIA की कहानी एक मुकम्मल तबाही पर ख़त्म होती है, वहीं हमारी अगली मिसाल एयर इंडिया की एक अलग ही किस्म का अलमिया सामने लाती है। ये एक कौमी ख़जाने से शुरू होकर तकरीबन दिवालिया होने और फिर वापस आने की एक पूरी दास्तान है। 1932 में JRD टाटा ने जब टाटा एयरलाइंस की बुनियाद रखी तो ये लग्जरी हवाई सफ़र का एक मयार थी। मतलब सर्विस इतनी शानदार थी कि खाना चांदी के बर्तनों में पेश किया जाता था। लेकिन जब हुकूमत ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया तो फिर बरसों की बदइंतज़ामी का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ, और इसका क्लाइमैक्स हुआ एक तबाहकुन इंतज़ाम पर। और यहाँ से मसला और भी ज़्यादा बिगड़ गया जब 2 बिल्कुल मुख्तलिफ कल्चर वाली एयरलाइंस को एक कर दिया गया। इस फैसले ने इतने अंदरूनी झगड़े पैदा किए कि कंपनी की कारकर्दगी ही मफलूज होकर रह गई। नतीजा ये हुआ कि एयरलाइन ने एक हैरानकुन रफ्तार से पैसा घुमाना शुरू कर दिया, और उस पर बहुत बड़े कर्जे चढ़ गए। हालात इतने ख़राब हो गए कि जब हुकूमत ने इसका 75% हिस्सा बेचने की कोशिश की तो कोई एक भी खरीदार सामने नहीं आया। ये एक कौमी शर्मिंदगी थी। और फिर कहानी में एक हैरान कुन मोड़ आया। इसके असल बानी यानी टाटा ग्रुप ने ही इसे वापस खरीदने का फैसला किया और इसे मुकम्मल तबाही से बचा लिया। हमारी आखिरी मिसाल शाहीन एयर इन दोनों से बहुत मुख्तलिफ है। ये सुस्त ज़वाल या बदइंतज़ामी की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो जानबूझकर एक मुनज़्ज़म तरीके से की गई लूटमार की कहानी है। ये एक जुर्म था। सूबाई ख़ानदान के खरीदने के बाद मालिकान ने मुबैना तौर पर एयरलाइन को अपनी ज़ाती जेब समझ लिया। उनका तरीका बहुत सादा लेकिन तबाहकुन था। मुसाफिरों से टैक्स वसूल करो लेकिन हुकूमत को कभी अदा ना करो। सारी आमदनी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीमों में डाल दो और सप्लायर्स के पैसे देने से साफ इनकार कर दो, और आखिर में सारा मुनाफा लेकर मुल्क से फरार हो जाओ। और जब वो पाकिस्तान से फरार हुए तो अपने पीछे कर्जों का एक पहाड़ छोड़ गए। इसका नतीजा क्या निकला? तबाही। सैकड़ों मुलाजमीन महीनों तक तनख्वाहों के बगैर रह गए, लीज पर लिए गए जहाज वापस छीन लिए गए, और कोई भी इन जहरीले असासों को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। और मालिकान वो आराम से बैरून मुल्क फरार हो गए और उन्हें किसी भी किस्म के नताइज का सामना नहीं करना पड़ा। तो इन तीनों कहानियों को देखने के बाद आखिर वो कौन सी मुश्तरक बातें हैं जो इस तबाही की वजह बने? इन तमाम कहानियों में 3 चीज़ें बार बार सामने आती हैं। एक तो नाकाबिले बर्दाश्त कर्ज जो आगे बढ़ने ही नहीं देता,
दूसरा सियासी मुदाखलत जो काबिलियत को ख़त्म कर देती है, और तीसरी खुली करप्शन जो कंपनी की बुनियादों को ही खोखला कर देती है। ये सब हमें एक आखिरी सोच पर छोड़ जाता है। अगर किसी कौम का फख्र इतनी आसानी से ज़मीन बोस हो सकता है, तो फिर आसमान में रहने के लिए वाकई किस चीज़ की ज़रूरत है? ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि मिरास और कौमी फख्र बहुत नाजुक चीज़ें हैं, और अगर एहतियात ना बरती जाए तो कोई भी देव ज़मीन पर आ सकता है।